2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने बोला कि ये मादुर इलेक्शन में फ्रॉड करके प्रेसिडेंट बना है। दोनों देशों के बीच संबंध लगभग टूट ही गए थे कि उस वक्त अमेरिका में इलेक्शन होते हैं और जो बाइडेन की सरकार आती है। इन चुनावों के बीच वो बिजनेसमैन, उनकी नजर वहाँ के क्रूड ऑयल पर होती है। ये सारे लोग ट्रंप को इलेक्शन कैंपेन में मदद करते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग करते हैं। उसी वक्त से निकोलस मादुरो की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रतीक इंस्पायर्स भारत पर। देखिए, वेनेजुएला को कानूनी तौर पर स्वतंत्रता 5 जुलाई 1811 को मिली थी, जब इसने स्पेन से अलग होने की बात की। लेकिन वास्तविक आज़ादी और एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापना 1830 में हुई, जब ये ग्रैंड कोलंबिया संघ से अलग हुआ। और जब वेनेजुएला पूरी तरीके से आज़ाद हुआ तो वहाँ के कई सारे पॉलिटिशियंस समय समय पर प्रेसिडेंट बने। कुछ तो अमेरिका का समर्थन करते थे तो कुछ क्यूबा और रूस जैसे देशों का। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार वेनेजुएला की जियोग्राफी के बारे में बता दूं। देखिए, वेनेजुएला के वेस्ट में कोलंबिया है और इसके साउथ में ब्राजील और इसके ईस्ट में गुआना है, लेकिन नॉर्थ में कोई देश नहीं बल्कि कैरेबियन सी है। 1999 में वेनेजुएला में एक ऐसे प्रेसिडेंट उभर करके सामने आए जिनका नाम था ह्यूगो चावेज। उनकी सरकार ने उस वक्त वेनेजुएला के संविधान में सरकार की संरचना में बड़े बदलाव लाए और ह्यूगो चावेज के एजेंडे को समर्थन दिया। ह्यूगो चावेज का जो एजेंडा था वो पूरी तरीके से बोलिवेरियन क्रांति पर आधारित था, जिसका उद्देश्य समाजवाद को बढ़ावा देना और संसाधनों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाना था। और उन्होंने क्षेत्रीय एकता को भी काफी महत्व दिया। और ये एक ऐसे प्रमुख नेता थे जिन्होंने अपनी सरकार के दौरान अमेरिकी नीतियों की कड़ी आलोचना की और क्यूबा, रूस जैसे देशों के साथ संबंध मजबूत किए। यहीं से अमेरिकी कंपनियां जो वेनेजुएला में ऑयल निकालने का काम करती थी, उन्हें वहां से निकाला जाने लगा। ह्यूगो चावेज ने सन 2000 के आसपास अमेरिकी तेल कंपनी पर और नियंत्रण करना शुरू किया। उन्होंने कुछ कंपनियों को अपने देश से बाहर निकाल दिया या फिर उनकी कंपनियों को सरकार के अधीन कर दिया। और ये सब उन्होंने सिर्फ इसलिए किया ताकि देश के तेल संसाधनों पर सरकार का ज्यादा हक हो। और यही बात उन्हें बाकी के लीडर से अलग बनाती थी। और उनकी जगह पर कोई भी देश का सच्चा नागरिक होता तो वो भी शायद यही करता। और ये प्रक्रिया 2007 में और तेज हो गई जब इन्होंने कई अमेरिकी और दूसरे देशों की तेल कंपनियों की संपत्तियों पर जबरन कब्जा करने लगे। देखो, जैसे एक विदेशी कंपनी तेल निकालने का काम वेनेजुएला में करती है तो वो सबसे पहले वहाँ की गवर्नमेंट से डील करती है और लाइसेंस लेती है। फिर कंपनी कहती है कि हम आपके देश का ऑयल निकालने के लिए सबसे पहले तेल भंडारों की खोज करेंगे और फिर उसे निकालने के लिए मशीनें लगानी पड़ेंगी। फिर उस तेल को प्रोसेस और ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं कंपनियों की होती है। और ये सब वो वेनेजुएला सरकार के साथ समझौते के तहत करती थी। और अब बात की जाए कि ये कंपनियां पैसे कैसे कमाती हैं, तो विदेशी कंपनियां वेनेजुएला में तेल निकालकर कई तरीकों से पैसे कमाती हैं। मुख्य रूप से वो इस तेल को इंटरनेशनल मार्केट में बेचती हैं। इसके अलावा उनकी वहां पर ऑयल रिफाइनरियां भी होती हैं, जहां वो कच्चे तेल को कई प्रोसेस से गुजारती हैं, जिसके बाद उन्हें पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और विमान ईंधन मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वेनेजुएला की सरकार इन तेल कंपनियों से पैसे कैसे कमाती थी। तो विदेशी ऑयल कंपनियां वेनेजुएला में कई तरीके से वहां की गवर्नमेंट को पैसे देती थी, टैक्स, रॉयल्टी से, और कभी कभी सीधे सरकारी कंपनियों के साथ साझेदारी शामिल होती थी। और कुछ समझौते के तहत कंपनियां सीधे तौर पर प्रोडक्शन का एक हिस्सा सरकार को दे देती थी। लेकिन ह्यूगो चावेज का मानना था कि वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण हो। वो चाहते थे कि तेल कंपनियों से होने वाला सारा मुनाफा देश के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाए, न कि विदेशी कंपनियों को ज्यादा लाभ मिले। चावेज ने तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करना शुरू किया, जिससे वेनेजुएला की इकोनॉमी पर गवर्नमेंट का नियंत्रण और भी ज्यादा हो गया। ह्यूगो चावेज लंबे समय से कैंसर जैसे गंभीर बीमारी को झेल रहे थे। इन्हें इनकी बीमारी के बारे में 2011 में पता चला और फिर 2013 में इनकी मौत हो जाती है। देखिए, जब ह्यूगो चावेज जिंदा थे तब वेनेजुएला के वाइस प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो थे और ये एक दूसरे के काफी करीब माने जाते थे। वेनेजुएला के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु के मामले में उपराष्ट्रपति उनकी कुर्सी संभाल सकते हैं और नए चुनाव करवाए जाते हैं। फिर जब वेनेजुएला में 2013 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए तो निकोलस मादुरो ने उन चुनाव में जीत हासिल की और ऑफिशियली तरीके से वहां के प्रेसिडेंट बन गए। और ये जिस पॉलिटिकल पार्टी से थे उस पार्टी का नाम था यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला, जिसे वहां पीएसयूवी कहा जाता है। शुरुआत में निकोलस मादुरो के संबंध अमेरिकी तेल कंपनियों के साथ बहुत अच्छे नहीं थे। ह्यूगो चावेज के समय से ही तनाव चला आ रहा था और मादुरो ने भी अमेरिकी कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे थे और इससे ऑयल प्रोड्यूसिंग में भी कमी आ गई, जिससे वेनेजुएला की इकोनॉमी पर भी काफी असर पड़ा। इसके बाद अमेरिका और वेनेजुएला के बीच रिलेशन और भी निचले स्तर पर चले गए। अमेरिका ने वेनेजुएला पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। पहले ऑयल सैंक्शंस और फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए, फिर कुछ लोगों पर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए। और ये वो लोग थे जो कभी अमेरिका से डरते नहीं थे। और ये सारी चीजें अमेरिका ने इसलिए की ताकि वेनेजुएला पर दबाव बनाया जा सके
और उससे अपनी बात मनवाई जाए। 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने बोला कि ये मादुरो इलेक्शन में फ्रॉड करके प्रेसिडेंट बना है और ट्रंप ने डायरेक्टली मादुरो के आंतरिक मामलों में दखल देना शुरू किया और फिर उस दौरान और कड़े प्रतिबंध लगा दिए। उस वक्त ट्रंप ने विपक्षी नेता जुआन ग्वाइडो का समर्थन किया था। दोनों देशों के बीच संबंध लगभग टूट ही गए थे कि उस वक्त अमेरिका में इलेक्शन होते हैं और जो बाइडेन की सरकार आती है। बाइडेन राष्ट्रपति बने तो उन्होंने ट्रंप की कुछ नीतियों में बदलाव लाए। हालांकि वेनेजुएला के साथ संबंध पूरी तरीके से सुधरे नहीं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बातचीत फिर से शुरू हुई। बाइडेन प्रशासन ने मानवीय सहायता पर ज्यादा जोर दिया और अब 2024 में अमेरिका में इलेक्शन होने होते हैं। इन चुनावों के बीच वो बिजनेसमैन जिनकी कंपनियां वेनेजुएला में थी और उनकी नजर वहां के क्रूड ऑयल पर होती है, ये सारे लोग ट्रंप को इलेक्शन कैंपेन में मदद करते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग करते हैं। आपको सुनकर के हैरानी होगी कि वेनेजुएला के पास जो तेल भंडार हैं उनकी कीमत लगभग 17 से 18 ट्रिलियन डॉलर्स है। सोचिए इस वक्त भारत जैसे देश की इकोनॉमी सिर्फ 4 ट्रिलियन डॉलर्स की है और इस इलेक्शन को ट्रंप जीत करके प्रेसिडेंट बन जाते हैं। उसी वक्त से निकोलस मादुरो की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। आपने यहाँ तक वीडियो इतने पेशेंस के साथ देखी और अब हम आगे देखेंगे कि कैसे अमेरिका वेनेजुएला पर अटैक करता है। देखिए, जो ऑपरेशन अमेरिका वेनेजुएला पर चलाता है उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व और इस अटैक की तैयारी लगभग अगस्त 2025 से चल रही थी। उसी टाइम से अमेरिकी खुफिया एजेंसी निकोलस मादुरो का रूटीन ट्रैक करना शुरू कर देती है और इसकी भनक तक मादुरो को नहीं लगती। 2 जनवरी की रात ट्रंप ने इस ऑपरेशन को अपनी मंजूरी दी और इसके कुछ ही घंटों के बाद ये ऑपरेशन शुरू हो जाता है। अमेरिका के 150 से ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और ड्रोन्स को 20 से ज्यादा एयरबेसेस और वॉरशिप से लॉन्च किया जाता है और ये वॉरशिप्स वेनेजुएला की सीमा के पास 4 महीने पहले से ही तैनात कर दिए गए थे। और इस ऑपरेशन में जिन फाइटर जेट का इस्तेमाल अमेरिका ने किया वो थे F-35 फाइटर जेट, B-1 बॉम्बर, MK-9 ड्रोन्स, यूएस मिलिट्री के स्पेशल हेलीकॉप्टर्स भी शामिल थे। और इसके बाद तुरंत अमेरिका वेनेजुएला पर एयर स्ट्राइक शुरू कर देता है और इस स्ट्राइक के बीच में ही निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेस को वेनेजुएला की कैपिटल कैराकस से उठा लिया जाता है और इस काम को अंजाम देती है अमेरिका की एक यूनिट जिसका नाम है डेल्टा फोर्स। जिस तरीके से हॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं सेम ऐसा ही हुआ। जिस वक्त मादुरो को डेल्टा फोर्स पकड़ती है वो उस वक्त सैन्य अड्डे पर मौजूद थे जहां पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम थे और इतनी बड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी वेनेजुएला की सेना अपने प्रेसिडेंट को बचा नहीं पाई। उस वक्त ऐसा बताया गया था कि हेलीकॉप्टर से जमीन पर जैसे डेल्टा फोर्स उतरती है बस उसके 3 मिनट में ही मादुरो को घेर लिया जाता है। जिस जगह पर मादुरो और उनकी वाइफ थी वहां पर एक सेफ रूम भी था। जैसे उन्हें भनक लगती है कि अटैक हुआ है वो तुरंत सेफ रूम की तरफ भागते हैं और उसके अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो उसका डोर लॉक नहीं कर पाते हैं। तब तक डेल्टा फोर्स पहुंच जाती है और उन्हें अरेस्ट कर लेती है। और बाद में ट्रंप ये भी बोलते हैं अगर मादुरो इस डोर को लॉक भी कर लेते तो इस सेफ रूम को उड़ाने में सिर्फ 47 सेकंड लगते हैं। इसके बाद मादुरो और उनकी वाइफ को कैरिबियन सी में मौजूद एक शिप पर पहुंचा दिया जाता है, फिर क्यूबा में मौजूद यूएस नेवी के पास और उसके बाद न्यूयॉर्क भेज दिया जाता है। उस वक्त ट्रंप ये एक्शन लाइव टीवी पर देख रहे थे। फिर कुछ देर बाद ट्रंप ने एक फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की जिसमें निकोलस मादुरो की आंखों में पट्टी बंधी रहती है और ये ऑपरेशन सिर्फ 2 घंटे 20 मिनट में पूरा हो जाता है। इस ऑपरेशन में जो अमेरिका का सबसे यूथ सैनिक था उसकी एज 20 साल थी और सबसे एजेड सोल्जर की उम्र 49 साल होती है। इस अटैक के बारे में सभी को पता था कि अमेरिका अटैक तो करेगा, इसलिए मादुरो ने चीन से ऐसे रडार खरीदे थे जो F-35 को पकड़ने का दावा करते थे, लेकिन ये सब फ्लॉप हो गए। देखिए, F-35 जाना इसलिए जाता है कि वो किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आता और अमेरिका ने उस वक्त ये बोला था कि हमने F-35 की मदद से वेनेजुएला के कई रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया था। वेनेजुएला के पास करीब 5000 मैन पैड थे जो 5 किलोमीटर की दूरी तक हवा में किसी भी हेलीकॉप्टर या ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे वेनेजुएला की मिलिट्री और वहां का डिफेंस सिस्टम सब फेल मार गया? ये सब कैसे हुआ इसे हम डिटेल में आगे बताएंगे। ये जो कार्रवाई अमेरिका ने वेनेजुएला पर की इसके पीछे एक और बड़ी वजह थी और वो थी डॉलर की अनदेखी करना। जब वेनेजुएला के रिश्ते अमेरिका के साथ बिगड़े तो उस वक्त अमेरिका के विरोधी देश जैसे रशिया, चाइना, क्यूबा, उत्तर कोरिया से अपने रिलेशन वेनेजुएला ने मजबूत कर लिए। पिछले कुछ वर्षों से वेनेजुएला दुनिया के कई देशों को कच्चा तेल बेच रहा था और सबसे ज्यादा कच्चा तेल वेनेजुएला से चीन खरीद रहा था। लेकिन इन ऑयल डील में वेनेजुएला डॉलर्स के बजाय चीन की करेंसी युआन में पेमेंट ले रहा था और बाकी के भी देशों को उन्हीं की करेंसी में कच्चा तेल बेच रहा था। और ये बात अमेरिका को और भी ज्यादा चुभ गई क्योंकि इससे डॉलर और कमजोर होता है जिसका डायरेक्ट असर अमेरिका की इकोनॉमी पर पड़ता। एक तरीके से वेनेजुएला ने डॉलर को सीधा चैलेंज कर दिया था। देखिए, अमेरिका चाहता है कि दुनिया का कोई भी देश क्रूड ऑयल खरीदे, किसी भी देश से खरीदे, लेकिन पेमेंट डॉलर में ही होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं फ्री बीच को भी हाईलाइट करना चाहूंगा क्योंकि फ्री बीच का सबसे बड़ा शिकार वेनेजुएला ही था। देखिए, जब ह्यूगो चावेज की सरकार आई
तब अमेरिका के साथ तनाव चल ही रहा था। ह्यूगो चावेज ने सत्ता में बने रहने के लिए लोगों को मुफ्त में सब चीजें देने की घोषणा की, क्योंकि वो हमेशा सत्ता में बने रहना चाहते थे। और जो भी कच्चे तेल से कमाई हो रही थी उससे अपने देश में निवेश नहीं किया। जो भी कमाई के दूसरे विकल्प थे जैसे फार्मिंग, फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग पर वहां की गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। जब तक कच्चा तेल महंगा रहा तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही कच्चे तेल के दाम गिरे वैसे वेनेजुएला की इनकम डाउन होने लगी। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैंक्शन लगाए थे, वैसे वेनेजुएला को इंटरनेशनल मार्केट में तेल बेचने में दिक्कत आने लगी। 2018 में आईएमएफ के अकॉर्डिंग वेनेजुएला में ईयरली इन्फ्लेशन 1,30,000% तक बढ़ गई और ये हाइपर इन्फ्लेशन थी। और वहां पर इतनी महंगाई बढ़ी जिससे लोग कुछ भी बाजार में खरीदने जाते थे तो बोरों में पैसे लेकर के जाते थे और तराजू में एक तरफ सामान तो दूसरी तरफ वहां की नोटों को तौल करके देते थे। अब बात करेंगे, जब अमेरिकी सेना वेनेजुएला में घुसी तो वेनेजुएला की सेना कुछ कर क्यों नहीं पाई और ये पूरा ऑपरेशन मिनटों में पूरा कैसे हो गया। इस अटैक में अमेरिका का एक भी सोल्जर मारा नहीं गया और सबसे बड़ी बात, वहां पर एक सिंगल बुलेट तक नहीं चली। देखिए, जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले अमेरिका ने वेनेजुएला की बिजली काट करके ब्लैकआउट कर दिया। और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वेनेजुएला के सोल्जर कुछ कर क्यों नहीं पाए। तो एक न्यूज एजेंसी अमेरिका की है जिसका नाम है द न्यूयॉर्क पोस्ट। उसने बताया, जब हमने वेनेजुएला के एक सोल्जर से पूछा ये सब कैसे हुआ तो उस सैनिक के मुताबिक जैसे ही अमेरिका का हमला शुरू हुआ तो अचानक से वेनेजुएला में सभी रडार सिस्टम बंद हो गए। सबसे पहले अमेरिका के कुछ ड्रोन आए, उसके बाद अमेरिका के 8 हेलीकॉप्टर और उसमें से 20 कमांडो उतरे और अमेरिकी सैनिकों ने एक बहुत ही डेंजरस वेपन का इस्तेमाल किया। और इस वेपन के अंदर से इतनी तेजी से साउंड वेव्स निकली कि इसके तुरंत बाद वेनेजुएला के सैनिकों की नाक से खून निकलने लगा और वो खून की उल्टियां करने लगे और पूरी तरीके से वो भ्रमित हो गए। ये इतनी खतरनाक ध्वनि तरंगे थी कि उन्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उनका सिर दर्द के मारे फटा जा रहा था और वो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। जब तक उन सैनिकों को होश आता तब तक डेल्टा फोर्स के कमांडो उनके प्रेसिडेंट को लेकर के निकल चुके थे। और इस हथियार का नाम है सोनिक वेपन। ये जाना ही जाता है तेज आवाज करने के लिए जिससे कान के पर्दे तक फट जाते हैं। और इस तरीके के कुछ एडवांस मॉडल हैं जिनके बारे में दुनिया को पता ही नहीं है। और अब अगर आपने पूरी वीडियो देखी ली है तो आपसे आखिर में एक सवाल, अमेरिका के पास जिस तरीके से डेल्टा फोर्स है उस तरीके की फोर्स क्या भारत के पास है। और हाँ, इस वीडियो को बनाने में मुझे 60 डेज लगे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।